डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 3 से 4 सभी भागों सहित हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन तथा वज्र गुणांक विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? यानी दोनों विधियों से हमें हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी और वज्र गुणांक विधि से भी, और फिर ये बताना है कि कौन सी विधि जो है वो उपयुक्त है। तो यहाँ पे ये समीकरण 1 दे रखी है, ये समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरणों को पहले प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि पहली समीकरण से x का मान ज्ञात करें। तो समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर 9 माइनस 5y और x हो जाएगा 9 माइनस 5y बटे 8, और इसको समीकरण 3 का हम नाम दे देते हैं। अब x का मान जो है 3 से 2 में रखने पर x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा 3 गुणा में x का मान है 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस में 2y बराबर 4। तो ये अंदर गुणा हो जाएगी, 3 में 27 माइनस 15y बटे 8 प्लस में 2y बराबर 4। इधर लघुत्तम ले लो, ये आ जाएगा 8, ये 27 माइनस 15y और ये 8 दूनी 16y बराबर 4। अब ये आर पार गुणा करेंगे तो ये होगा 27 प्लस में y और 8 चौके 32, y के बराबर 32 माइनस 27, y का मान आ जाएगा 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी इसके बाद हमने ये पार्ट किया है और इसके बाद ये वाला पार्ट करेंगे। अब x हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणा में y की वैल्यू 5 बटे 8, 9 माइनस 25 बटे 8 और 9 माइनस 25 ये होगा माइनस 16 बटे 8 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा माइनस 2। तो x का मान आया माइनस 2 और y का मान आ जाएगा 5। ये था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हमने ये किया, पहले समीकरण 1 से x का मान ज्ञात किया, वो समीकरण 2 में रख दिया, फिर y आ जाएगा, y वाला वापिस मान समीकरण 3 में रखोगे तो x का मान आ जाएगा। ये प्रतिस्थापन विधि थी। अब अगली विधि है वज्र गुणांक विधि। वज्र गुणांक विधि से अब हमें ये हल करना है। वज्र गुणांक विधि से कैसे हल कर पाएंगे? हम लिखते हैं पहले तो ये दोनों समीकरण 8x प्लस 5y, ये इधर ले आओ, माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण हमें दे रखी है। तो ये होता है x बटे, यानी 2300 आप लिखोगे 12, तो 2 का मतलब दूसरा, यहाँ 5, 2, 3 का मतलब तीसरा, माइनस 9 माइनस 4, 1 का मतलब पहला, 8 3, 2 का मतलब दूसरा, ये 5 2। तो x के नीचे ये लिखेंगे 5 2 माइनस 9 माइनस 4 बराबर y बटे में हो जाएगा ये दोनों, माइनस 9 माइनस 4 8 3 और 1 बटे में हो जाएगा ये वाला 8 3 5 2, 8 3 5 2। अब x बटे में पहले ऊपर से नीचे गुना, माइनस 20 और फिर माइनस का निशान नीचे से ऊपर गुना, माइनस 18 बराबर y बटे ये माइनस 27, माइनस का निशान
-32 बराबर 1/, ये 8 दूनी 16, फिर माइनस का निशान नीचे से ऊपर, 3 पंजे 15। तो x/-20 + 18 -2 हो जाएगा। y/-23 + 32, -27 में 32 जोड़ेंगे तो ये प्लस का 5 बचेगा और ये 1/1। अब देखो हमें क्या करना है। अब x का मान ज्ञात करना है तो x को और अचर संख्या को बराबर रखेंगे। x/-2 बराबर 1/1। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -2/1, यानी x बराबर -2। दोबारा से देखो y/5 बराबर 1/1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब हमने वज्र गुणांक विधि से क्वेश्चन किया, तब भी x का मान -2 और y का मान 5 आया। तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो वज्र गुणांक विधि जो है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत कम समय में हो चुकी है। यहाँ पे वज्र गुणांक विधि उपयुक्त है। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक रेखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ था, उसको प्रतिस्थापन विधि से भी हमें ज्ञात करना था और वज्र गुणांक विधि से भी सॉल्यूशन ज्ञात करना था। प्रतिस्थापन विधि से हमने ज्ञात किया तो x बराबर -2 y बराबर 5 आया। इसी तरह से वज्र गुणांक विधि से भी x बराबर -2 y बराबर 5 आया। लेकिन अब बेटर कौन सी विधि थी? बेटर थी वज्र गुणांक विधि थी, वो ज्यादा उपयुक्त थी। तो इस तरह प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी A 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी B जो 26 दिन भोजन करता है उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय ज्ञात करें। तो यहाँ पे ये जो समस्या दे रखी है, इसको बीजगणितीय विधि से हमें हल करना है। तो ये जरूरी नहीं कि हम वज्र गुणांक मेथड से करें, आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, जिस मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम जो है बीजगणित रूप में लेके आनी है। तो यहाँ पे एक तो जो हॉस्टल है उसका नियत व्यय है, यानी ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा, और दूसरा जो है भोजन व्यय है। नियत व्यय मैं मान लेता हूँ x है, ये तो फिक्स है ही, महीने का फिक्स है, और भोजन व्यय जो है वो प्रतिदिन का है, ये प्रतिदिन y रुपये हम मान लेते हैं। अगर एक विद्यार्थी A 20 दिन भोजन करता है तो नियत व्यय उसको देना पड़ेगा और 20 दिन का भोजन का खर्चा देना पड़ेगा, तो कुल मिला के उसको 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। अब एक दूसरा विद्यार्थी है, उसको नियत व्यय पे करना पड़ेगा और 26 दिन वो भोजन करेगा तो उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब एक तो नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन भोजन का व्यय ज्ञात करना है, यानी x और y का मान हमें ज्ञात करना है। सिर्फ अब लिखना रह गया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें समझ आ गई है। अब तो ये कहो कि माना नियत व्यय है वो x रुपये है और भोजन का जो व्यय है, भोजन का व्यय ये हम ले लेते हैं कि y रुपये प्रतिदिन। अब A के लिए, यानी विद्यार्थी A के लिए क्या है, नियत व्यय लगेगा, उसने 20 दिन भोजन किया तो 20y बराबर 1000। दूसरी बात B के लिए नियत व्यय लगेगा और उसने 26 दिन भोजन किया है और उसको 1180 रुपये अदा करने पड़ेंगे।
तो ये दो समीकरण बन गई, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो अब हमें बीज गणितीय विधि से इसे हल करना है। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप प्रतिस्थापन विधि से करते हैं या फिर कोई और विधि से करते हैं। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो अब समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x जो है वो हो जाएगा 1000 माइनस 20y। तो अब इसको समीकरण नंबर 3 का हम नाम दे देते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, 2 में रखेंगे तो 1000 माइनस 20y प्लस 26y बराबर 1180। तो ये होगा 1000 माइनस 20y प्लस 26y बराबर 1180। तो इस 1000 को उधर भेज दो, 26 में से 20 गए, 6y बराबर 1180 माइनस 1000, 6y बराबर 180 और y की वैल्यू आ जाएगी 180/6 और ये कट जाएगा 30 पे। y का मान आया 30। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर अगर हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो x आ जाएगा 1000 माइनस 20 गुणा में 30, 1000 माइनस 600, 20 गुणा 30, 1000 में से 600 जाएंगे तो 400 बच जाएगा। तो नियत जो किराया है वो आपको 400 रुपये पे करना पड़ता है उस हॉस्टल का, और प्रतिदिन भोजन का खर्च जो है वो 30 रुपये है। प्रतिदिन भोजन खर्च है वो 30 रुपये है। यानी हमें दो समीकरण मिल गए थे, दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया। x का मान 400 आया, y का मान 300 आया। तो नियत व्यय हमने x माना था, तो इसलिए जो नियत व्यय है या नियत किराया है वो 400 रुपये, और प्रतिदिन भोजन पे खर्चा y है, तो इसका मतलब y का मान 30 है, तो प्रतिदिन भोजन खर्चा 30 रुपये है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 4 का दूसरा भाग है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी कोई भिन्न का क्वेश्चन आ जाता है तो हम भिन्न मानते हैं x/y। तो माना भिन्न हम मान लेंगे कि x/y। अब हमें शर्त दे रखी है कुछ, और शर्तानुसार हम समीकरण ज्ञात करेंगे। भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। अंश से जब हम 1 घटाते हैं और हर में कोई फर्क नहीं डालते तो ये 1/3 हो जाती है। तो यहाँ से आर पार गुणा करो, 3 की x के साथ 3x माइनस 3 y की 1 के साथ इधर ले आओ, 3x माइनस y बराबर 3। ये समीकरण 1 हो जाएगी। अब दूसरी शर्त हमें ये दे रखी है कि वह 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए। अंश में कोई फर्क ना पड़े और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो ये 1/4 हो जाती है। आर पार गुणा करो, ये 4x बराबर y प्लस 8 हो जाएगा। y को इधर ले आओ, 4x माइनस y बराबर 8। ये समीकरण 2 हुई। यानी 3x माइनस y बराबर 3 और 4x माइनस y बराबर 8। ये दो समीकरणें आई हमारे पास। तो इनको हम विलोपन विधि द्वारा हल कर देते हैं। इनको हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि आसान रहेगी, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, क्योंकि ये दोनों सेम है और निशान भी इनके सेम है। 1 में से
2 घटाने पर। अगर हम घटाएंगे तो ये माइनस का निशान, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये तो कट जाएगा। 3x में से 4x जाएंगे तो -x, 3 में से 8 माइनस होंगे तो -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं पे भी रख दो आप। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो रखने पर क्या होगा, ये 3 गुणा में x माइनस वाई बराबर 3, ये हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, और माइनस वाई बराबर -12, वाई की वैल्यू आई 12, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x आपका 5 है, y 12 है, और भिन्न क्या बताई थी मैंने, भिन्न है वो x बटे y। तो x का मान 5, y का मान 12, तो भिन्न जो है वो 5 बटे 12 हो जाएगी। तो जब भी मैंने बताया भिन्न का क्वेश्चन आ जाए तो आपको भिन्न माननी है x बटे y, और जैसी जैसी कंडीशन आपको दे रखी है वो लगाते जाओ, आपके पास 2 समीकरण आ जाएगी। दोनों समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वज्र गुणांक विधि, किसी विधि से आप हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात करो और फिर x बटे वाई लिख दो, वो आपका भिन्न आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 का भाग 3 है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा प्रत्येक अशुद्ध अंक पर 1 की कटौती होती है। तो यहाँ पे उसने कुछ तो सही उत्तर लिखे हैं और कुछ जो है वो गलत उत्तर लिखे हैं। मान लिया कि सही उत्तर उसने x प्रश्नों के लिखे हैं और गलत उत्तर y प्रश्नों के लिखे हैं। माना सही उत्तर लिखे बराबर x और गलत उत्तर लिखे y। अब ये कहता है कि सही उत्तर के लिए उसे 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है तो उसे 40 अंक की प्राप्ति होती है। दोबारा ये कहता है कि सही के लिए 4 अंक मिले, गलत के लिए 2 कटे तो उसे 50 अंक मिलते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो, यानी x प्लस वाई हमें ज्ञात करना है, ये कुल संख्या हो जाएगी। तो यहाँ शर्तानुसार ये चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है कि 3x माइनस वाई बराबर 40 और 4x माइनस 2y बराबर 50, ये 2 समीकरण हमारे पास आई है। 3x माइनस वाई बराबर 40 और 4x माइनस 2y बराबर 50, ये 2 समीकरण आई है। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, ये समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब इनको विलोपन विधि के द्वारा हम हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर अगर ये गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 6x हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, 40 का दुगुना 80 हो जाएगा। ये नीचे यूं कहीं लिख लो, ये समीकरण 3 थी, ये समीकरण 2। 3 में से 2 घटाएंगे, ये घटाने पर क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा। 6 में से 4 जाएंगे तो 2x बराबर 30 और x की वैल्यू आ जाएगी 30 बटे 2 और कट के 15। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर ये समीकरण 1 में रखें तो ये होगा 3 गुणा में 15 माइनस वाई बराबर 40, 45 माइनस वाई बराबर 40 माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, और ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -5, वाई की वैल्यू 5। x आया 15 और y आया 5। तो कुल प्रश्न कितने थे उस टेस्ट में ये बताना है।
15 तो उसने सही किए, 5 उसने गलत किए, तो कुल पर्सन हमारे पास थे 20। तो कुल पर्सन ही हमें बताने थे कि कुल पर्सन उस टेस्ट में कितने थे, तो कुल पर्सन थे 20। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 4 का चौथा भाग है, एक राजमार्ग पर दो स्थानों ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं कि ये राजमार्ग है, ये स्थान ए है और ये बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से और एक कार बी से। मान लिया कि जो यहाँ से चलती है उसकी जो गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और ये y किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा की गति से चल रही है। जब ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है, ये भी इधर चले और ये भी इधर चले, तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो यानी ये वाली कार जो है ये इधर चलती है, बी भी इधर चलती है, तो ये 5 घंटे में कितनी चल जाएगी 5x, और ये 5 घंटे में कितनी चल जाएगी 5y। तो ये दोनों मिल जाती है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा चली और ये कम चली, क्योंकि इधर जा रही है ये। तो 5x माइनस 5y अंतर कितना हो गया 100 का हो गया। अगर ये इधर चल के आती और ये इधर चल के आती तो ये दोनों कारें 1 घंटे में मिलती। तो अगर ये x चल के जाती, ये y चल के जाती, तो ये 1 घंटे में मिल जाती है। 1 घंटे में ये x चल के आई, ये y चल के आई, और कुल डिस्टेंस कितना कवर किया इन्होंने 100 किलोमीटर का। तो देखो जब ये दोनों एक दिशा में जा रही है तो ये 5x चली, ये 5y चली, लेकिन फिर मिल गई, तो इसका मतलब दोनों का अंतर कितना हो गया 100। 5 घंटे में अंतर 100। अगर ये इधर चली और ये वापिस आई तो ये 1 घंटे बाद मिल जाती है। तो 1 घंटे में बाद मिलने का मतलब ये 100 किलोमीटर चली। तो माना ए से चलने वाली कार की गति हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से चलने वाली कार की गति y किलोमीटर प्रति घंटा। अब शर्तानुसार ये चीज मैंने आपको समझा दी कि ये कार उधर जा रही है, ये कार भी उधर जा रही है, 5 घंटे बाद मिलती है। तो पहली कार 5x चल पड़ी, दूसरी 5y चल पड़ी, लेकिन पहली ने दूसरी को पकड़ लिया, तो जो इनका डिफरेंस है वो कितना होगा 100 होगा। तो इस 5 से भाग दे दो, x माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बनेगी। और दूसरी ये इधर चलती है, ये इधर चलती है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये समीकरण 2। तो अब इनको विलोपन विधि से हल कर देंगे। 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस x 2x ये कट जाएगा बराबर 120। x का मान कितना आ जाएगा 60। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x जो है वो 60 है, माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, माइनस वाई बराबर माइनस 40, ये कट जाएगा, y बराबर 40। तो जो पहली कार की गति है जो ए बिंदु पर है, उस कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों कारों की चाल है। तो ये जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना था। इसके बाद विलोपन विधि से हमने इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया। x का मान 60 आया, y का मान 40 आया, तो इसका मतलब दोनों कारों की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 4 का चौथा भाग कंप्लीट हुआ। प्रश्न 4 का 5वां भाग है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो जैसे
ये हम आयत मान लेते हैं। आयत की लंबाई हम x मान लें और चौड़ाई y मान लें। तो माना, स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लें। लंबाई x और चौड़ाई y इकाई है, ये x इकाई और y इकाई है। अब पढ़ो स्टेटमेंट। एक आयत का क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल भी ज्ञात करके रख लो। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x गुणा y, ये वर्ग इकाई हो जाएगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें। लंबाई अगर 5 हम कम कर दें और चौड़ाई 3 बढ़ा दें, चौड़ाई 3 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। दोबारा कहता है, यदि लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 बढ़ा दें। लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल जो है वो 67 बढ़ जाता है। तो ये क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है, और जो बार वाला काम करें तो ये क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। अब शर्तानुसार ये हो जाएगा, जब लंबाई 5 कम कर दें, लंबाई 5 कम कर दें और चौड़ाई 3 बढ़ा दें, यानी y प्लस 3, तो क्षेत्रफल ये हो जाएगा। और पहले वाला क्षेत्रफल जो है उसमें 9 की कमी हो जाती है, तो गुणा करो, ये हो जाएगा xy माइनस 5y प्लस 3x और माइनस 15 बराबर xy माइनस 9। तो xy वाले एक तरफ ले चलो, कांस्टेंट एक तरफ ले चलो, ये होगा xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस xy बराबर माइनस 9 प्लस 15, ये हो जाएगा। xy से xy कट गया, 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गए 6, ये समीकरण 1 बनी। यहाँ पे समीकरण 1 बन गई पहली कंडीशन से। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है, क्या, जब लंबाई हम 3 बढ़ा दें, लंबाई 3 बढ़ा दें और चौड़ाई 2 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल जो है वो 67 बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल xy था, अब 67 बढ़ चुका है। अब इनकी गुणा कर लो, ये हो जाएगा xy प्लस में 3y प्लस 2x और 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67। अब ये कांस्टेंट एक तरफ ले चलो और ये जो चर वैल्यू है इनको एक तरफ, xy प्लस में 3y प्लस 2x माइनस xy बराबर 67 माइनस 6, xy से xy कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएंगे 61 बच जाएगा। तो ये समीकरण मैं 2 मान लेता हूँ, और इन दोनों समीकरणों को अब हमें हल कर, अब इनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ये है 3x माइनस 5y बराबर 6, और दूसरी समीकरण थी 2x प्लस 3y बराबर 61। तो इस समीकरण को 2 से गुणा कर लो, इस समीकरण को 3 से कर लो, ये 1 था, ये 2 था। समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर हम ये गुणा करेंगे। अगर ये गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको 2 से करो पूरी को, 2 तिये 6x माइनस 10y बराबर 12, ये समीकरण 3 आ जाएगी। इसको क्या करो, 3 से गुणा, 3 दूनी 6x, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, प्लस 9y बराबर 6 तिये 18 183, इसको समीकरण 4। अब इसमें से ये घटा लो, समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, घटाएंगे तो ये निशान माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस का 10y प्लस का 9y, तो कितना हो जाएगा,
ये देखो ये पहले प्लस का था, अब किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। -10y -9y ये हो जाएगा -19y बराबर, ये 12 जाएंगे तो -171। y का मान आ जाएगा -171 बटे -19, माइनस से माइनस 19 में 171, y का मान आ जाएगा 9। अब y का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 5 गुणा 9 बराबर 6। 3x - 5 में 45 बराबर 6। 3x बराबर 6 + 45 और 3x बराबर 45 6 51, x बराबर 51/3 और ये हो जाएगा 17। तो आयत की जो विमाएं हैं वो 17 इकाई और 9 इकाई हो जाएगी। तो आयत की लंबाई 17 इकाई और आयत की चौड़ाई ये है 9 इकाई। यही हमें ज्ञात करनी थी। तो शुरू में हमने आयत की लंबाई चौड़ाई मान के आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। फिर दो कंडीशन दे रखी थी, उन दोनों कंडीशन से हमने समीकरण ज्ञात की। समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा एक्स वाई के लिए हमने हल कर दिया। तो इस तरह से आयत की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आ गई और प्रश्न नंबर 4 का 5वां भाग कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन वाला बटन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। धन्यवाद।